ओके, तो बेसिकली ये हमारा सेकंड लेक्चर है, बट ऑलरेडी वी हैव 4 days 5 days गैप. सो व्हाट वी विल डू, वी विल स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट. ओके, ऑलरेडी इंट्रोडक्शन वगैरह ये चीजें लास्ट लेक्चर में होती. जो भी स्टूडेंट न्यूली ऐड हुए, जो फर्स्ट लेक्चर में नहीं थे, वो अपना इंट्रोडक्शन इनिशियली दे. टेल मी. Language, sir. I am Harsh. Sir, what is यस. नेम, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस. Spanish pressure? The qualification is the BTech mechanical. And something about electric. ओके फाइन. ओके फाइन. व्हाट My अबाउट name is Nikam. I have completed my BE Chemical from Placement College, Baboli, you? and I have 8 to 9 months experience. ओके फाइन. Hello, sir. Am I Yeah. audible? या लोकेश. Yes, sir. My name is Lokesh Nikam. I completed MBA in Project Management, and I have no experience. I'm fresher. You are fresher. Okay. Yes. Any other student is there who has attended the first time? ठीक है, ओनली 3 स्टूडेंट्स है. ठीक है, देखो, पहले तो मैं सिलेबस एक्सप्लेन करता हूँ. एग्जैक्टली हम सिलेबस में क्या क्या स्टडी करेंगे. ओके, ये तो जीरो से हम देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि पहले कुछ डिस्कशन वगैरह हुआ है. मतलब जो भी हुआ है वो वापस से रिपीट करने वाले. तो फर्स्ट एजेंडा है कि हम पहले सिलेबस समझेंगे. सिलेबस समझने के बाद हमें एग्जैक्टली कौन से सेक्शंस होते हैं, या सेक्शंस इन द सेंस, पहले प्रोजेक्ट ट्रेनिंग कैसा होगा, प्रोजेक्ट बेसिक्स कैसे होंगे, बाद में कोड ट्रेनिंग कैसा होगा, उसके पॉइंट्स क्या रहेंगे, देन प्रोजेक्ट ट्रेनिंग, मॉक इंटरव्यूज. ओके, वो थोड़ा डिटेल में समझते हैं. उसके बाद जो पहला टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ प्रोजेक्ट्स का, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे. ठीक है. सो फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन सिलेबस. सो सिलेबस इज मेनली डिवाइडेड इन 3 सेक्शंस. फर्स्ट वन इज एस4HANA प्रोजेक्ट बेसिक्स, जो कि यूनिट 1 रहेगा. उसके बाद आपका कोर ट्रेनिंग स्टार्ट होगा. कोर ट्रेनिंग में फर्स्ट टॉपिक विल बी मटेरियल मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. तो इसमें बाकी भी मॉड्यूल के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स हम कवर करके लेंगे. ओके, फॉर सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड एफआईसीओ. देन मास्टर डेटा विल बी स्टार्टेड. मास्टर डेटा में मास्टर डेटा का बिजनेस पार्टनर. ओके, देन मटेरियल मास्टर, इन्फो रिकॉर्ड, सोर्स लिस्ट, सर्विस मास्टर, कंडीशन रिकॉर्ड. ये टॉपिक कवर करके लेंगे. Then unit 5 P2P execution in GUI, then P2P execution in Fiori, then document type configuration, AAD मतलब automatic type, automatic account determination, that is a FIMM integration, then invoice verification, then special procurements. Special procurement में 2 पार्ट्स है, special procurement part 1, special procurement part 2. तो special procurement part 1 में consumable PO, इसमें भी इसके 4-5 सिनेरियोज होते हैं. सर्विस PO, इसके भी 3-4 सिनेरियोज होते हैं. ब्लैंकेट पीओ, पाइपलाइन पीओ, कंसाइनमेंट पीओ, सब कॉन्ट्रैक्टिंग पीओ, इसमें ऑलमोस्ट 6 to 7 सीनियर्स हमें अलग अलग देखने. देन स्पेशल प्रोक्यूरमेंट पार्ट विल बी देयर. आरटीपी पीओ, रिटर्न पीओ, प्री पीओ, एसेट पीओ, इंपोर्ट पीओ, डब्ल्यूबीएस पीओ. ओके, तो मटेरियल मैनेजमेंट जो प्रोक्यूरमेंट उसका कोर है, तो सभी टाइप के प्रोक्यूरमेंट हम सिलेबस में कवर करने वाले हैं. देन वी हैव इन्वेंट्री मैनेजमेंट. ओके, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि स्टॉक टाइप क्या होता है, ट्रांसफर पोस्टिंग क्या होता है. ऑलमोस्ट 15 to 20 इंपॉर्टेंट मूवमेंट टाइप्स आर देयर. देन फिजिकल इन्वेंट्री प्रोसेस इज देयर. ओके, so these topics we are going to cover in inventory management. Inventory management basically material management का एक सब मॉड्यूल कंसिडर किया जाता है. ओके, देन एसटीओ यूनिट 13 स्टॉक ट्रांसफर ऑर्डर. एसटीओ का मतलब है स्टॉक ट्रांसफर ऑर्डर. In that stock transfer, intra-company STO with a delivery, and intra-company STO with a MMSD integration. Okay. Then MRP methods, group controllers, then batch management with a classification, configuration, determination. तो ये 2 टॉपिक बेसिकली पीपी साइड के, एक्शन साइड के. ओके, then split valuation, background job and automatic PO, outline agreement, release procedure and pricing procedure. Okay, तो यह आपका कोर ट्रेनिंग कंप्लीट होगा. So any doubt in a core training? Who is connected as admin? Admin करके कौन कनेक्ट हुआ है? Please rename your device name. Yes, sir. Please rename it. Okay, any doubt in a core training syllabus? कि ये पॉइंट देखा था लेकिन ये पॉइंट नहीं लग रहा है, ऐसा ऐसा कुछ आपके एंड से इनपुट्स?
ओके, तो जो भी सिलेबस हमने डिजाइन किया है वो बेसिकली 0 टू एडवांस के लिए एप्लीकेबल है। तो ऑलमोस्ट 10 ईयर के लिए या इंटरव्यू के लिए भी जाएंगे तो भी ये इंटरव्यू आप क्रैक कर सकते हैं इतने सिलेबस के, तो उस हिसाब से सिलेबस डिजाइन किया। देन वी हैव, और जो भी टॉपिक्स इसमें देखेंगे ना, देखो नॉर्मली सभी के सिलेबस में से ये टॉपिक्स होते ऊपर ऊपर से, मतलब दिस इज ए टॉपिक नेम, उसमें कितना डेप्थ में जाना है ये हमारे ऊपर होता है। तो ये सभी जो टॉपिक्स होंगे वो उसकी जो डेप्थ लेवल है, यू कैन कंसिडर इट इज ए, वी कैन कंसिडर एक्सपीरियंस ऑफ 8 to 10 years। ओके, देन प्रोजेक्ट ट्रेनिंग विल बी स्टार्टेड। प्रोजेक्ट ट्रेनिंग इज अ थर्ड सेक्शन। तो प्रोजेक्ट ट्रेनिंग में एसेट मेथोडोलॉजी, एक्टिवेट मेथोडोलॉजी, लैंडस्केप स्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट, देन एंड टू एंड सपोर्ट साइकिल एंड LSMW। तो ये जो प्रोजेक्ट ट्रेनिंग के जो पहले 4 टॉपिक्स है ना, ये सपोर्ट के लिए एप्लीकेबल है, मतलब सपोर्ट इन द सेंस सपोर्ट प्रोजेक्ट जिनको दिखाना है एंट्री लेवल के लिए, दिस इज एप्लीकेबल। ओके, तो सिलेबस तो हम पूरा सिखाने वाले हैं। उसमें अगर एंड यूजर को जाना है, एसोसिएट को जाना है, या P2P एसोसिएट को जाना है, सपोर्ट कंसल्टेंट को जाना है, इन हाउस को जाना है, या इम्प्लीमेंटेशन को जाना है, सो ऑल थिंग्स आर एप्लीकेबल। या तो उसमें से सिर्फ वो टॉपिक उठाने, वो पर्टिकुलर डेजिग्नेशन बन जाएगा। सो कंसिडर करो ये 4 टॉपिक्स आपने किए, देन यू आर एलिजिबल फॉर सपोर्ट। ओके, देन वी हैव एग्जीक्यूशन ऑफ BAPI PDC, डेटा माइग्रेशन प्रोसेसेस विद sanity check and validation, कस्टम रिपोर्ट्स। ओके, डेटा माइग्रेशन में बेसिकली और एक कंसेप्ट आती है LTMC की। LTMC मैंने लास्ट में मेंशन किया, वो लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। डेटा माइग्रेशन प्रोसेस विद सैनिटी चेक एंड डेटा वैलिडेशंस, कस्टम रिपोर्ट, स्मार्ट फॉर्म, एडोबी फॉर्म्स, आउटपुट डिटर्मिनेशन, BRA प्लस अभी न्यूली S4 आने में इंट्रोड्यूस किया है, एनहांसमेंट, यूजर एग्जिट, बापी, इंटरफेसेस, आईडॉक्स, गैप डॉक्यूमेंट क्रिएशन, फंक्शनल स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट क्रिएशन, उसको FSD बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, KDS creation, proof of concept analysis, FUT document creation, FUT SIT string testing, regression testing, तो सभी टाइप के टेस्टिंग हम करके देखेंगे। देन LTMC एंड फ्लेक्सिबल वर्कफ्लो, ये इसके डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। LTMC का जो एक रिप्लेसमेंट है, दैट इज अ DMC, डेटा माइग्रेशन कॉकपिट। ओके, तो उसके ऊपर भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो यह आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। ओके, तो ये ऑलमोस्ट 4 मंथ में कंप्लीट होता है। ओके, 4 मंथ में कंप्लीट होता है, मतलब कितना भी 5 लेक्चर जब हम वीकली या एटलीस्ट 4 कंडक्ट करेंगे, तब ये 3.5 मंथ या 4 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो आपके भी एंड से जो अभी स्टार्टिंग से जो मोमेंटम आप दिखा रहे हैं, वो मोमेंटम नेक्स्ट 4 मंथ में दिखना चाहिए। ओके, then after the completion of syllabus your group mock interviews will be started। अभी ये जो ग्रुप मॉक इंटरव्यूज जो रहेंगे ना, ग्रुप मॉक इंटरव्यूज बेसिकली आपके बैच के लिए एक 10 to 15 रहेंगे। अगर आपने इसमें प्रिपरेशन नहीं है तो यू कैन ज्वाइन नेक्स्ट बैच ऑल्सो। ठीक है, तो ग्रुप मॉक इंटरव्यू बेसिकली जब तक आपकी प्रिपरेशन नहीं होती तब तक आप दे सकते हैं। देन पर्सनल मॉक इंटरव्यूज विल बी देयर। पर्सनल मॉक इंटरव्यू इन द सेंस 1-to-1। अभी देखो हमारा एक स्ट्रक्चर है, इनिशियली आपका जो ग्रुप प्रिपेयर किया है व्हाट्सएप के ऊपर, वहाँ ग्रुप मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट किए जाएंगे, मतलब वहाँ आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, वहाँ आपको अपडेट्स मिलेंगे। ग्रुप मॉक इंटरव्यू में से जो भी क्लियर करेगा ग्रुप मॉक इंटरव्यू और जिसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, उसको पर्सनल मॉक इंटरव्यूज के लिए एक ग्रुप में सेपरेट वहाँ ऐड किया जाएगा। वहाँ ऐड करने के बाद आपको जब आपका टाइम है उस हिसाब से जो इंटरव्यूअर का टाइम है और आपका टाइम है वो मैच करके आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। दिस इज ऑल्सो अनलिमिटेड। ठीक है, आप जब तक प्रिपेयर नहीं होते तब तक पर्सनल मॉक इंटरव्यू दे सकते हो। तो पर्सनल मॉक इंटरव्यू में आपका हेल्थ कार्ड एज अ स्किल हेल्थ कार्ड रिपोर्ट बोल सकते हैं हम। आपका प्रैक्टिकल स्किल कितना है, सिस्टम का स्किल कितना है, कम्युनिकेशन स्किल कितना है, तो इसका एक इवेल्युएशन रिपोर्ट आपको वहां मिलेगा। ओके, तो उसके बाद आपको अगर एलिजिबल हो देन यू विल बी एडेड इनटू प्लेसमेंट ग्रुप। ओके, तो प्लेसमेंट ग्रुप में ऐड करने के बाद वहाँ आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, जिधर आपके नौकरी के डिटेल्स, आपके जो पर्सनल डिटेल्स वो आपको फिलअप करने। प्लेसमेंट गाइड की हमारी सेपरेट टीम है, तो आपको कनेक्ट होके आगे प्लेसमेंट के लिए प्रोसेस करेगी, रेफरल थ्रू, नौकरी थ्रू। यस, ग्रुप मॉक इंटरव्यू उसी का प्री प्रिपरेशन है। ग्रुप मॉक इंटरव्यू डायरेक्टली पर्सनल मॉक इंटरव्यू के लिए या डायरेक्टली जॉब के लिए जाने का कुछ मतलब, इन जनरल में आपको बताता हूँ। हम जब एलिजिबल लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। ओके,
तो बेसिकली ये जो यहाँ तक जो सिलेबस है ना, यहाँ तक जो सिलेबस होगा, इन बिटवीन आपके डाउट सेशंस, आपके अगर कुछ सिस्टम में डाउट्स है या आपको कुछ थेरेटिकली डाउट्स है, वो सभी डाउट्स हम क्लियर करेंगे। ग्रुप मॉक इंटरव्यूज के पहले आपको एक क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड की जाएगी। ओके, जिस क्वेश्चन बैंक के बाहर का एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ग्रुप मॉक इंटरव्यूज में आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन विल बी प्रिपेयर। जो भी आपका इंटरव्यूअर रहेगा, वो इंटरव्यूअर ग्रुप मॉक इंटरव्यूज में आपका वो सभी टाइप के जो क्वेश्चन है, वन बाय वन, टॉपिक वाइज, 1 2 3 सभी क्वेश्चंस प्रिपेयर करके लेंगे। तो दैट विल बी ग्रुप मॉक इंटरव्यू। तो ये रहा आपका प्रिपरेशन। और एक यहाँ चीज, दिस इज नॉट ए यूनिवर्सिटी एग्जाम। तो यूनिवर्सिटी एग्जाम में ऐसा 10 क्वेश्चन है, मुझे लास्ट वाला क्वेश्चन पहले आता है, थ्योरम्स मुझे पहले आते हैं, कुछ अलग आता है, तो वो आप पहले, या क्विक रिस्पॉन्स होना बहुत जरूरी है। मतलब ये जो पूरा सिलेबस है, ये पूरा सिलेबस में हार्डली 80% भी आता है आपको, देन यू आर एलिजिबल। ऐसा नहीं कि सभी सिलेबस मैं किसी से एक्सपेक्ट ही नहीं करता कि सभी के सभी टॉपिक्स आप करोगे, क्योंकि ये वास्ट सिलेबस है। ओके, बहुत वास्ट सिलेबस है। ये इम्प्लीमेंटेशन के हिसाब से हमने प्रिपेयर किया। तो जितनी आपकी प्रिपरेशन है, इट शुड बी एटलीस्ट 80%, 70 to 80%, देन यू आर एलिजिबल फॉर एनी इंटरव्यू। ठीक है, देन पर्सनल मॉक इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड। पर्सनल मॉक इंटरव्यू ऑलरेडी बहुत सारे यूट्यूब पे भी अपलोड किए। ओके, नाउ डाउट्स? सर अभी जो सपोर्ट रोल के लिए तो वैसे उनके लिए अलग अलग मॉक इंटरव्यूज के सेम प्रिपरेशन होगी। मैं पहले उस उनका सिलेबस, गुड पॉइंट, टेक्निकल तो उसमें कम सपोर्ट में थोड़ा सा जो यस आई विल टेल यू। देखो, लेट्स कंसिडर सिर्फ एंड यूजर के लिए प्रिपेयर करना है। एंड यूजर के लिए इन पूरे सिलेबस में यूनिट 5 और यूनिट 6 इनफ। एंड यूजर के लिए, एंट्री लेवल जॉब के लिए, अगर आपको एकदम बेसिक वाला जॉब चाहिए एंड यूजर का, ज्यादा से ज्यादा यूनिट 4 करना पड़ेगा। ये बहुत हुआ। ओके, ये 3 पॉइंट्स हार्डली। हाँ, स्मॉल्स के लिए भी, इंस्टेड ऑफ स्मॉल स्केल वी कैन टेल नॉट ए स्मॉल स्केल और मिड स्केल, नॉट फॉर फ्रेशर ऑल्सो, एंड यूजर लेवल के लिए। एंड यूजर लेवल के मतलब वो फ्रेशर के लिए भी हो सकता है या एक्सपीरियंस के लिए भी हो सकता है, इतना काफी है। जब आप सपोर्ट के लिए जाते हो, तब सपोर्ट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है? प्रोजेक्ट ट्रेनिंग में ये जो 4 पॉइंट्स मैंने मेंशन किए, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर सपोर्ट फ्रॉम प्रोजेक्ट ट्रेनिंग। बाकी के नहीं किए तो भी चलेगा। ओके, स्टूडेंट प्लेस हो जाते हैं, इतना करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आगे का जो पार्ट है वो क्रिटिकल पार्ट है, उधर टेक्निकल एक्सपर्टाइज भी आपको जरूरी होती है। कोर ट्रेनिंग में से ये जो कुछ टॉप लेवल के टॉपिक्स है, एसडीओ हो गया, एमआरपी हो गया, बैच मैनेजमेंट हो गया, या प्राइसिंग प्रोसीजर हो गया, ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स लेवल के टॉपिक्स है, तो ये नहीं आते तो भी चल जाता है, देन यू आर एलिजिबल फॉर सपोर्ट। बट इफ यू आर लुकिंग फॉर इम्प्लीमेंटेशन एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर गुड पैकेज, 10 LPA, 12 LPA, 15 LPA, then all syllabus 80 to 90% यू शुड बी प्रिपेयर। और इसमें से कुछ टॉपिक्स है जो मिस नहीं कर सकते आप, जैसे कि सब कॉन्ट्रैक्टिंग हो गया, सब कॉन्ट्रैक्टिंग के सिनेरियोज हो गए, कंसाइनमेंट हो गया या एसटी हो गया, वो बाद में जाके मैं एक्सप्लेन करूंगा, जिसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्रिपेयर करना है उस हिसाब से। ओके, तो वो बाद में देखा जाएगा, पहले आप सिलेबस कंप्लीट करो। सिलेबस में सभी टॉपिक्स कंप्लीट करने का कोशिश करो। मैं अभी और एक चीज, ये जो सिलेबस के पॉइंट मैंने यूनिट 5, यूनिट 6, यूनिट 7 ऐसे मेंशन किया है ना, सीक्वेंस कैन बी चेंज। ओके, तो यहाँ इस पॉइंट पर्टिकुलर सिलेबस में जो जो टॉप लेवल के टॉपिक्स है वो मैं लास्ट में छोड़ता हूँ। डिफिकल्टी लेवल से हम जाएंगे, जो सबसे कॉम्प्लेक्स वाले टॉपिक्स है वो हम लास्ट में लेंगे। बेसिक से हाँ, बेसिक से। तो यहाँ एक स्ट्रैटेजी में क्या फॉलो करता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, लेट्स कंसीडर एक प्राइसिंग प्रोसीजर। प्राइसिंग प्रोसीजर को ऑलमोस्ट 7 आवर जाते हैं सिखाने को, 6 आवर तो जाती है। ओके, 5 to 6 आवर। लेकिन आपके एंड से उसको प्रिपरेशन भी 15 to 20 days जाते हैं, क्योंकि उसका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा क्रिटिकल है। तो अगर इन बिटवीन टॉपिक में प्राइसिंग प्रोसीजर स्टार्ट करो, तो नेक्स्ट जो लेक्चर में स्टार्ट, मेरे एंड से मैंने 7 दिन में कंप्लीट किया, बट दैट इज नॉट कंप्लीटेड फ्रॉम योर एंड। तो वहां प्रॉब्लम क्या होता है, आगे के टॉपिक स्टार्ट होते हैं, मैं मेरे एंड से कंप्लीट करना स्टार्ट करता हूँ, आप वही अटके रहते हैं, उसकी प्रैक्टिस चलती रहती है, ना आप वो कंप्लीट कर सकते हो ना आगे वाला देख सकते हो। तो ये सिलेबस है बेसिकली आपके रेफरेंस के लिए। ओके, इसको मतलब ये ऑलरेडी रिकॉर्डिंग में आ रहा है, तो आपको कॉपी देने की भी जरूरत नहीं। अगर कॉपी चाहिए तो काउंसलर से एक बार चेक कर सकते हो। ओके,
फंडा हम सिंपल फंडा क्या सोचेंगे कि ये जो सिलेबस है इसमें पहले से एक डिफिकल्टी लेवल वाइज हम टॉपिक्स देखेंगे। आपका मोमेंटम भी नहीं टूटना चाहिए। ओके, जो मोटिवेशन होता है ना फर्स्ट डे का, वो लास्ट डे में भी दिखना चाहिए। वो सभी स्टूडेंट का नहीं दिखता ऑनेस्टली। तो ये होना चाहिए। तो मल्टीपल रीजंस होते हैं, आपको प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं मिलता, मगर ये एक्सक्यूजेस आपको नेक्स्ट 4 मंथ के लिए बेसिकली नहीं देने। ठीक है। सो एनी डाउट इन ए सिलेबस? सैप सर्वर कब मिलेगा सर? जब कॉन्फ़िगरेशन और सिस्टम पे प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे तब। सर्वर का क्या होता है, 4 मंथ का सब्सक्रिप्शन होता है। सपोज आज भी क्रिएट कर दिया, और जो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करने आफ्टर 7 डेज, तो 7 डेज वैसे भी वेस्ट हो गए आपके। सो जब एग्जैक्ट उस पर्टिकुलर डे पे आप कॉन्फ़िगरेशन या सिस्टम में काम करना स्टार्ट करेंगे, उस टाइम आपको सिस्टम का सर्वर एक्सेस मिलेगा, क्रेडेंशियल्स मिलेंगे। ओके, एनी अदर थिंग्स? सर हेलो। या गणेश? सर अभी जो आपने सिलेबस दिखाया, ये जो अभी अभी अपने यूनिट 1 यूनिट 2 इस स्टेप बाय स्टेप लेने वाले मतलब सीक्वेंस में ऐसा बोल रहे हो? सीक्वेंस? नो, सीक्वेंस वी आर नॉट गोइंग टू फॉलो। ओके, इसमें कुछ टॉपिक्स बाद में भी हो सकते हैं, बट सिलेबस विल बी कवर। तो ओके। हाँ, मैं इन जनरल क्या बता रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अभी स्पेशल प्रोक्योरमेंट पार्ट 2 है ना, ये नहीं आता है आपको, तो इंटरव्यू आपका ऐसा नहीं होगा कि आप ये हो गए, क्या बोलते हैं, कि रिजेक्ट रिजेक्ट वगैरह हो गए। इस इतना इम्पैक्ट तो नहीं पड़ने वाला। ओके, सो दैट टॉपिक आई विल कवर इन द एंड। ओके, ओके ओके सर। सो सेकंड सपोज सही है इसमें। या टेल मी। सर या सेकंड इसमें जो पब्लिक अभी फ्यूरी जो लॉन्च पैड होता है, जैसे पब्लिक क्लाउड का भी एज एज इट इज सेम ही है ना दोनों, फ्यूरी और No, पब्लिक both क्लाउड? are not same. Both are not same. See, there are अच्छा। deployment option. One is on premises, one is a on cloud. Okay. So on premises we are going to study. On cloud is a starter. Okay. तो on cloud का जो exact explanation होता है वो प्रोजेक्ट ट्रेनिंग में हम देखने वाले। ये जो हम ओके। इसे भी स्टडी करें वो ऑन प्रीमाइसेस होता है। इट इज एप्लीकेबल टू ऑल इंडस्ट्रीज। जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है उनके लिए एप्लीकेबल है। ओके, ओके, ओके नाउ कमिंग टू okay, so first topic we have to see, that is S/4HANA project basics or fundamentals of the S/4HANA projects. Okay, S/4HANA project basics. Okay, तो एसएपी क्या होता है, ये देखने से पहले ईआरपी कंसेप्ट क्या होता है ये देखा जाता है। ओके, कभी भी कोई भी नए सिस्टम आप जब स्टडी करते हो तब ईआरपी क्या होता है, ईआरपी हमें पता होना चाहिए। सो एनीवन हैविंग आइडिया व्हाट इज मीन बाय ईआरपी? एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। It is an enterprise resource and planning. What is the meaning of enterprise resource and planning? Anybody? रिसोर्सेज को मैनेज करना, रिसोर्सेज को मैनेज करना, देन बिल प्लानिंग। जो भी कंपनी में जो प्रोडक्शन को रिक्वायरमेंट है वो सब फुलफिल करना। ओके, मतलब ओके जो दे भी एंड यूजर को जो भी चाहिए, मतलब हमारा जो भी कस्टमर है उसको जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से मटेरियल प्रोडक्शन के लिए मैनेज करना। फाइन। मतलब P2P तो साइकिल। ओके फाइन, मैं एक डायग्राम दिखा के आपको एक्सप्लेन करता हूँ एग्जैक्टली ईआरपी क्या होता है। ओके, लिसन केयरफुली। देखो बेसिकली दो टाइप के इंडस्ट्रीज होते हैं नॉर्मली। एक होता है प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री, एक होता है सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री। Product based industry having their own products, they are selling in the market, जैसे कि टाटा मोटर्स हो गया या बहुत सारे जो हम प्रोडक्ट्स वगैरह यूज करते हैं, दे आर प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री क्या होता है, सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री दे आर सेलिंग देयर सर्विसेज इन द मार्केट टू अदर बिजनेसेस।
ओके, जैसे कि SAP is a service, SAP implementation is a service, and many implementation partners are available in the market. Like Infosys is there, Accenture is there, Big Four are there, mid-scale companies are there, many small-scale companies also there. They are providing the SAP services. तो ये सर्विस बेस्ड इंडस्ट्रीज हो गए. सर्विसेज मतलब सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, फिजिकली उधर कुछ प्रेजेंट नहीं होता. एंड प्रोडक्ट बेस्ड मतलब वो है फिजिकली प्रोडक्ट प्रेजेंट होता है, वो प्रोडक्ट सेल किया जाता है और उससे रेवेन्यू जनरेट किया जाता है. तो कोई भी इंडस्ट्री हो, उनके जो प्रोसेसेस होते हैं, सेल्स के प्रोसेसेस होते हैं, प्रोडक्शन के प्रोसेसेस होते हैं, वेयर हाउसिंग के प्रोसेसेस होते हैं, क्वालिटी के प्रोसेसेस होते हैं, देन फाइनेंस के प्रोसेसेस होते हैं. तो ये सभी प्रोसेसेस और जो डेटाबेस है उनका, जो भी डेटा रोज क्रिएट हो रहा है, वो डेटा या रिपोर्ट्स मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है. उसी को बोला जाता है ERP सॉफ्टवेयर. सो ERP सॉफ्टवेयर, SAP इज अ ERP सॉफ्टवेयर. ओके, तो इसीलिए पहले ERP क्या होता है ये हमें समझना पड़ता है. तो मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बोला था कि अगर SAP बहुत अच्छे से समझना है तो कभी भी ERP का जो एग्जाम्पल लेना चाहिए वो प्रोडक्ट बेस का लेना चाहिए. ओके, वो प्रोडक्ट बेस का लेना चाहिए, और प्रोडक्ट बेस में भी मैन्युफैक्चरिंग का लेना चाहिए. मैकेनिकल इंडस्ट्रीज वगैरह, फार्मास्यूटिकल या केमिकल इंडस्ट्रीज का एग्जाम्पल अच्छा होता है. मतलब मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ. मैंने फूड इंडस्ट्री के लिए भी इम्प्लीमेंट किया है. एक रेस्टोरेंट चेन है US में, कंपोस करके प्रोजेक्ट है, उसके लिए भी SAP इम्प्लीमेंट किया है, और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए भी SAP इम्प्लीमेंट किया है. तो SAP स्टडी करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या ऐसे इंडस्ट्रीज क्यों सिलेक्ट करनी चाहिए? क्योंकि वह ज्यादा से ज्यादा स्टैंडर्ड SAP का यूज किया जाता है. तो स्टैंडर्ड SAP को अच्छे से सीखा जा सकता है. अभी मैं आपके सामने एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का एग्जांपल रख रहा हूँ. कंसिडर करो, कोई भी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है ना, वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का मेन पर्पज होता है प्रोडक्ट्स क्रिएट करना, मार्केट में सेल करना. तो यहाँ कंसिडर करो ये कस्टमर्स है. कस्टमर्स मतलब क्या? जिनको आपका जो प्लांट या कंपनी हम बोल सकते हैं, वो मटेरियल सेल करेंगे. सो दैट इज अ कस्टमर. So customer can be any wholesaler or any business, any retailer or any consumer also. Okay. तो ये जो कस्टमर्स होंगे, ये कस्टमर आपकी जो कंपनी है, आपकी कंपनी मतलब क्या? यहाँ भी बहुत स्टूडेंट का एक मिसअंडरस्टैंडिंग होता है कि एग्जैक्टली हम प्रोडक्ट बेस में काम करेंगे या सर्विस बेस में काम करेंगे. देखो, प्रोडक्ट बेस यहाँ क्लाइंट कंसिडर किया जा रहा है. क्लाइंट इज नॉट योर कंपनी. Client means it is your client, and for that particular client you are working. So let's consider we are part of Infosys, yeah, we are part of Accenture. So from Accenture, in front of you multiple clients will be there. So for that particular client, for that multiple clients, you have to implement the SAP. तो आप किसका हिस्सा हो? आप सर्विस बेस का हिस्सा हो. आपके सामने क्लाइंट जो है वो सर्विस बेस भी हो सकता है या प्रोडक्ट बेस भी हो सकता है. उसमें से प्रोडक्ट बेस का एग्जांपल ले रहे हैं. गॉट इट? तो ये जो है ये आपकी कंपनी नहीं है, ये आपका क्लाइंट है, क्लाइंट का बिजनेस है. तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे सोचते हैं, अरे ये मैकेनिकल से तो IT में हम जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर मैकेनिकल का कुछ दिख रहा है. दिस इज नॉट अबाउट मैकेनिकल, और दिस इज नॉट अबाउट योर कोर वट एवर यू हैव लर्न. ओके, या इलेक्ट्रिकल होगा या आपने कुछ अकाउंटिंग का किया होगा, ये उसके रिलेटेड नहीं है. यू हैव टू इम्प्लीमेंट SAP फॉर दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री. Yes, you have to implement this SAP for that particular industry. तो ये है क्लाइंट. अभी इस क्लाइंट को एक प्रोसेस डिजाइन करनी है या ऑलरेडी प्रोसेस उसकी डिजाइन हो चुकी है, तो वो हम डिस्कस कर रहे हैं. कंसिडर करो ये एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, एंड दे आर मैन्युफैक्चरिंग सम प्रोडक्ट XYZ प्रोडक्ट्स. ओके, एंड दे आर सेलिंग इन द मार्केट. तो मल्टीपल कस्टमर्स है, वो कस्टमर सेल्स डिपार्टमेंट के पास आएंगे, सेल्स डिपार्टमेंट को इंक्वायरी रेज करेंगे. इंक्वायरी रेज करेंगे, कैसे इंक्वायरी रेज करेंगे? जैसे कि हमें जो आपका प्रोडक्ट है वो 5 लाख पीसेस चाहिए. ओके, कब तक चाहिए? नेक्स्ट मंथ तक, 15 दिसंबर तक हमें 5 लाख प्रोडक्ट चाहिए. तो सेल्स डिपार्टमेंट क्या करेगा? सेल्स डिपार्टमेंट विल चेक व्हाट एवर द मटेरियल्स आर अवेलेबल इन द प्लांट्स. ओके, तो 5 लाख में से कंसिडर करो 3 लाख मटेरियल अवेलेबल है. दैट इज 60% स्टॉक इज अवेलेबल. तो बाकी जो 40% जो स्टॉक है, दैट इज 2 लाख मटेरियल, 2 लाख पीसेस ऑफ मटेरियल. फ्रॉम वेयर दिस मटेरियल विल कम? सो दिस मटेरियल विल बी मैन्युफैक्चर्ड बाय द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. ओके, तो सेल्स डिपार्टमेंट जो है वो सेल्स डिपार्टमेंट का काम है मटेरियल को सेल करना.
whatever sale activities will be there, that will be handled by the sales department. और इस sales department को SAP में sales and distribution बोला जाता है, SD मॉड्यूल. ओके, तो ये जो sales department है, ये जो रिमेनिंग स्टॉक है जो अवेलेबल नहीं है, उसकी इंफॉर्मेशन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देगा. And production department, what they will do? So production department will start manufacturing that 2 lakh pieces of the material. अभी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को वो 2 लाख पीसेस मैन्युफैक्चर करने के लिए रॉ मटेरियल की जरूरत है. रॉ मटेरियल कहाँ से आएंगे? रॉ मटेरियल आएंगे बाहर से, इधर से सप्लायर के पास. ओके, फ्रॉम सप्लायर्स, फ्रॉम वेंडर्स. Yeah, whatever, small scale it can be, or it can be MNC also, it can be mid scale also. They are the suppliers. They are supplying the material. They are the supplier, vendors. तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कैलकुलेट करेगा 2 लाख पीसेस मैन्युफैक्चर करने के लिए कितने रॉ मटेरियल लगते हैं, और उस रॉ मटेरियल में से कितने रॉ मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है. रॉ मतलब क्या? कंपोनेंट्स. फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए जो कंपोनेंट लगते हैं, दैट इज नथिंग बट रॉ मटेरियल. तो ये जो रॉ मटेरियल के जो कैलकुलेशन है वो करेंगे और परचेज डिपार्टमेंट को प्रोवाइड करेंगे. सो परचेज डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोक्यूरिंग द मटेरियल फ्रॉम सप्लायर्स. Whatever required for the production, whatever required for the offices, whatever required for the maintenance, whatever required for the quality, whatever required for the office, any material will be procured by purchase department from vendor. Okay, मटेरियल प्रोक्योर करने के बाद वेंडर जो है, वेंडर मटेरियल डिलीवर करेगा यहाँ से. ओके, किधर डिलीवर करेगा? आपके प्लांट में, स्टोरेजेस में. स्टोरेजेस में मटेरियल को स्टोर किया जाएगा. स्टोर करने के बाद वहां क्वालिटी चेक की जाएगी. क्वालिटी इन द सेंस व्हाट? क्वालिटी इन द सेंस दिस मटेरियल इज पासिंग द क्वालिटी क्राइटेरिया. व्हाटएवर, एवरी मटेरियल हैविंग डिफरेंट क्वालिटी क्राइटेरिया. जो भी क्वालिटी क्राइटेरिया होगा दैट विल बी चेक बाय द क्वालिटी डिपार्टमेंट. ओके, इस प्रोसेस को बोलते हैं इनवर्ड क्वालिटी. तो यहाँ डिसीजंस होते हैं. मटेरियल इज एलिजिबल, पास टू प्रोडक्शन. मटेरियल इज नॉट एलिजिबल, पास टू स्क्रैप, अगेन रिटर्न बैक टू सप्लायर, और उसको रिफर्बिश करो, व्हाटएवर. ओके, तो यहाँ प्रोडक्शन को वो जो रॉ मटेरियल चाहिए वो मिल गए. सो दे आर रेडी फॉर मैन्युफैक्चरिंग 2 लाख पीसेस, रिमेनिंग 2 लाख पीसेस. सो दे विल मैन्युफैक्चर इट एंड दे विल प्रोवाइड टू सेल्स डिपार्टमेंट. तो सेल्स डिपार्टमेंट अभी जो रिमेनिंग 2 लाख पीसेस थे उसको 5 लाख, ओके, 5 लाख करके कस्टमर को डिलीवर कर देंगे. ओके, और यहाँ फाइनेंस डिपार्टमेंट पिक्चर में आता है. फाइनेंस डिपार्टमेंट में कस्टमर से पैसा लिया जाता है, सप्लायर को पैसा दिया जाता है. इन बिटवीन मार्जिन्स विल बी देयर, दैट इज अ रेवेन्यू ऑफ द कंपनी, प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, रेवेन्यू ऑफ द कंपनी. ओके, तो ये हर एक इंडस्ट्री में यही प्रोसेस होता है, यही प्रोसेस होता है. सिर्फ ये मैंने एकदम सिंपल वे से एक्सप्लेन किया. सिंपल वे से मतलब सिर्फ ऊपर ऊपर से एक्सप्लेन किया. इन डिटेल में जाएंगे तो मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं, वहाँ मल्टीपल प्रोसेस होते हैं. किस प्रोसेस से प्रोक्योर किया. कस्टमर्स कौन होते हैं? मतलब प्रोडक्ट बेस में वो उनसे प्रोडक्ट लेते हैं वो कस्टमर्स कौन सी कंपनी? कस्टमर कैन बी कंज्यूमर ऑल्सो, कस्टमर कैन बी एनी अदर बिजनेस ऑल्सो. मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक लास्ट बिजनेस का. एक क्लच केबल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री थी. तो क्लच केबल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के कस्टमर कौन थे? बजाज, टाटा मोटर्स. आफ्टर मार्केट मतलब ये छोटे छोटे गैरेजेस होते हैं, द गैरेजेस. एवरी हैविंग द डिफरेंट कस्टमर. दूसरा एग्जांपल देता है, साउथ का फूड इंडस्ट्री था आजमी करके. तो उस फूड इंडस्ट्री के कस्टमर थे वो डायरेक्टली जो बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं, मॉल्स होते हैं, वहाँ मसाला सेल करते थे. मसाला प्रोडक्ट, राइस प्रोडक्ट, इडली प्रोडक्ट जो थे, ओके, राइस होगा, वो सेल करते थे. वो डायरेक्टली उनकी एक वैन थी, उनको वैन सेल्स बोलते थे. थ्रू वैन सेल्स वो पूरे केरला में ऐसे घूमते थे, और जो मॉल से, जो शॉप से, वहाँ डिस्ट्रीब्यूट करते फिरते थे. So they are customer for them. So every business having the different customer. यही सर्विस बेस में आएंगे तो क्या कस्टमर्स है? इन्फोसिस के कौन कस्टमर्स है? इन्फोसिस के कस्टमर्स मतलब क्या? Whatever the clients are there, they are the customers. डेलोइट के कौन से कस्टमर है? जिनको वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे, यार कस्टमर, उनसे उनको रेवेन्यू मिलता है. प्रोडक्ट बेस को प्रोडक्ट सेल करने के बाद रेवेन्यू मिलता है, सर्विसेज बेस को सर्विसेज सेल करने के बाद रेवेन्यू मिलता है. सो दे आर द कस्टमर फॉर दैट. ओके, तो इन जनरल ये जो मैंने ERP का कंसेप्ट बताया ना, ये सभी इंडस्ट्रीज के लिए यही एप्लीकेबल है. इसमें एक जस्ट थोड़ा चेंज करता हूं मैं. ट्रेडिंग इंडस्ट्री लेते, सपोज डीमार्ट है. डीमार्ट का खुद का प्रोडक्शन ऐसा कंसिडर करो कुछ भी नहीं है. दे आर प्रोक्यूरिंग द मटेरियल, they are applying the margin, they are keeping in the store, and they are selling to the customer directly, okay, consumers. So here production department is not there.
They are procuring, they are storing, and they are selling. Trading business. Okay. Yes, Production. they are only customers. Just one. Come again. Sir, वो customers है ना sir. Who are customers? आपने जो दिया एग्जांपल दिया डीमार्ट का. Demand having. Suppose हम उसको procure करने जा रहे हैं. We are the customer for them. Directly consumers. Okay. B2C, B2B. B2C मतलब कंज्यूमर मतलब डायरेक्टली कंज्यूमर. बिजनेस टू बिजनेस मतलब क्या? अभी क्लच केबल्स बजाज को सेल किया जा रहा है. दे आर आल्सो बिजनेस. योर क्लाइंट आल्सो बिजनेस. दिस इज अ B2B. B2C मतलब क्या? डायरेक्टली. यू आर कंज्यूमर, आई एम कंज्यूमर. वी आर डायरेक्टली गेटिंग दिस मटेरियल फ्रॉम द कंपनी. दैट इज अ B2C. Okay. And in between, whenever you have doubt, so I will complete my explanation. Then just tell me, okay? Whatever doubts. So basically, तो ये ERP का concept हुआ. It is applicable for all industries, okay? तो ये clear होने के बाद ये जो departments आपको आपके सामने दिख रहे हैं उसका mapping किया जाता है SAP में. So whatever departments you can see, like a finance department will be mapped as a FICO. Sales department will be mapped as a sales and distribution. Production department will be mapped as a production planning. Purchase department जो हमारा डिपार्टमेंट है या स्टोर डिपार्टमेंट है वो मटेरियल मैनेजमेंट में आता है. ओके. तो मटेरियल मैनेजमेंट का जो कोर है ना, इट इज अ प्रोक्योरमेंट एंड स्टोर. दैट इज अ प्रोक्योरमेंट्स, परचेस एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट. तो हमें क्या करना है? बिजनेस के लिए प्रोक्योरमेंट और इन्वेंट्री मैनेजमेंट प्रोसेसेस डिजाइन करके डिप्लॉय करना है. Okay, so this is a ERP. So any doubt here? Now please ask me doubt. सर्विस प्रोवाइडर भी कोई भी मतलब सर्विस प्रोवाइडर में SAP सॉफ्टवेयर तो है. तो अपना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में मतलब इस सॉफ्टवेयर काम नहीं ज्यादा वही है सेल्स में प्रोडक्शन में होगी. ये भी मतलब मॉडल्स को पहले से देखो, एक इंडस्ट्री कंसीडर करेंगे, एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कंसीडर करेंगे. टाटा मोटर की ये सभी डिपार्टमेंट्स है. सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट विल बी देयर, परचेस डिपार्टमेंट. in every department SAP we can use. In every department. Okay, तो पूरा पूरा का पूरा जो सिस्टम है टाटा मोटर्स का वो अभी भी SAP भी है. Okay, they are managing their processes on SAP. प्लांट भी चलता है मतलब वो मैनेज करते हैं. Yeah, plant will, yeah, in plant will be there. Users will be there. That we are going to study. Users will be there. They are managed. Correct. Correct. Okay. So any other students are there? They having doubts? Okay, now coming to next point, that is a SAP implementation. Okay. तो SAP implementation क्या होता है? तो basically यहाँ दो कंपनीज है. एक कंपनी है सर्विस प्रोवाइडर, इसको हम बोलेंगे SAP implementation part. One is a implementation partner. So implementation partner, many implementation partners are present in market. MNC, mid scale, small scale are there. Big fours are there. Okay. उसमें से कुछ मैंने sample examples ले, PwC, Deloitte, Infosys, Accenture हो गया या Hyper, Swiping वगैरह. Okay. तो यह जो काम करते हैं SAP टीम में उनको बोला जाता है SAP कंसल्टेंट. ये किसके लिए काम कर रहे हैं? क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं. ओके. सो क्लाइंट कैन बी सर्विस बेस्ड आल्सो एंड प्रोडक्ट बेस्ड आल्सो. तो क्लाइंट दोनों भी टाइप के होते हैं. तो सिर्फ हमें SAP के में मैन्युफैक्चरिंग के एग्जांपल देके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट SAP इज एप्लीकेबल इन ऑल टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज. हेल्थ केयर में, even in media, even in your manufacturing industry, pharmacy, aeronautical industry, food industry, restaurant chain, transportation businesses. Okay, so all businesses we can implement on SAP. Okay, तो in general सिर्फ SAP का जो स्टैंडर्ड कोर है
वो अच्छे से समझने के लिए मैन्युफैक्चरिंग का एग्जांपल हम लेंगे. ओके. So here client will be there and we are a implementation partner and we are working as a SAP consultant in a implementation partner and we are providing implementation service to our client. Now what is implementation? Implementation is coming again and again. Okay. और जब भी आप कोई भी वैकेंसी देखेंगे तो वहां मेंशन होता है E2E implementation is required. कोई भी वैकेंसी देखो 2+ की तो वहां end to end implementation required ऐसा फर्स्ट लाइन ही मेंशन रहती है जॉब डिस्क्रिप्शन में. तो इम्प्लीमेंटेशन ऐसा क्या है कि इतना क्यों जरूरी है इम्प्लीमेंटेशन का नॉलेज होना. तो इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है देखो. इम्प्लीमेंटेशन मतलब आपका जो क्लाइंट है दे आर यूजिंग ओल्ड सिस्टम नॉन एसीपी या उसको लीगेसी सिस्टम बोला जाता है. या एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं ओरेकल. हम ओरेकल को ले सकते हैं. सो ओरेकल इज ए नॉन एसीपी सिस्टम. इट इज नॉट रिलेटेड टू एसीपी. तो इनका जो मैनेजमेंट है इनके मैनेजमेंट ने बेसिकली डिसाइड किया दे वांट टू इम्प्लीमेंट एसएपी एंड दे वांट टू स्विच फ्रॉम ओरेकल टू एसएपी इन नेक्स्ट 2-3 इयर्स. तो नेक्स्ट 2-3 इयर्स अगर होना है तो उनको आज से इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करना पड़ेगा. ओके. तो इम्प्लीमेंटेशन को 2 या 3 साल जाते हैं डिपेंड ऑन कंपनी अगर. तो ये जो क्लाइंट है ये क्लाइंट ने डिसाइड किया उनकी जो पुरानी सिस्टम है उसको रिप्लेस करके स्विच करके एसएपी में शिफ्ट होना है. Why they have decided? देखो कोई भी जो बिजनेस होता है ना वो उसका जो कोर होता है या जो कोई भी कंपनी अच्छा मैन्युफैक्चरिंग कब कर सकती है कब रेवेन्यू अच्छा कमा सकती है या कब रिसोर्सेस में कॉस्ट कटिंग कर सकती है जब उनके पास स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर उनके जो प्रोसेसेस है वो एकदम स्मूथ हो. ओके. कस्टमर के पास से इंक्वायरी आई वो इंक्वायरी प्रोडक्शन के पास जा रही है प्रोडक्शन से परचेज डिपार्टमेंट में जा रहे हैं सप्लायर को प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल रहा है सप्लायर से वो प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट मिलके मटेरियल अंदर आ रहा है अंदर आके प्रॉपर क्वालिटी चेक होके पर वापस से वो अच्छा मटेरियल प्रोडक्शन में जा रहा है प्रोडक्शन से फाइनल प्रोडक्ट से सेल हो रहा है फाइनेंस की प्रॉपर रिपोर्ट से एक्सपेंसेस कितने हुए रेवेन्यू कितना हुआ इस प्रोडक्शन लाइन पे कितना गया इस प्रोडक्ट को लॉस कितना हुआ या एक्सपेंसेस कितने हुए इस प्लांट में प्रॉफिट कितना हुआ. ये जो क्विक है ना एकदम स्मूथ प्रोसेस है इसके लिए स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर चाहिए होता है. और जो लीडिंग सॉफ्टवेयर मार्केट में प्रेजेंट है सभी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते हैं दैट इज एसएपी ओनली. Okay, so they have decided our competitors are there. They are shifting to SAP already. Many competitors are working on SAP. Okay, they have implemented the SAP. So we should implement SAP instead of Oracle to grow the business, to increase the revenue. Okay, for cost cutting on the resources. तो SAP के लिए उन्होंने decide किया they want to shift on SAP from Oracle system. Okay. इसकी पत्नी क्यों नहीं शुरू एसएपी इससे पहले एसएपी पे मतलब अभी शिफ्ट हो रहे हैं ना हाँ पहले क्यों नहीं उनका बजट नहीं होगा. सो SAP want a good budget. बिकॉज़ में इसको आई थिंक ऑलरेडी कोर्स Oracle software, let's consider business start हुआ. Let's consider business आज start हुआ है या let's consider 2015 में start हुआ है. उनका एक ही प्लांट था तो उसको मैनेज करने के लिए Oracle was sufficient at that time. उसके बाद जब वो इंक्रीज होता गया कस्टमर बढ़ते गए रेवेन्यू बढ़ता गया रिसोर्सेज बढ़ते गए तो उनको लगा कि मार्केट में थोड़ा जो टेक्नोलॉजी का ट्रेंड चल रहा है उसके साथ हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा अगर हमें कॉम्पिटिटर को बीट करना है. सो नाउ टुडे दे हैव डिसाइडेड टू implement SAP system. Okay. कॉस्टली भी है Yeah, it is costly also. So that is again depend on company to company. तो बेसिकली कितने रिसोर्सेज रहेंगे कौन से लेवल के रिसोर्स रहेंगे उनके पैकेजेस कितने रहेंगे सो दैट विल बी इम्पैक्टेड ऑन टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट. आपको यहाँ क्या समझना है कि आपका जो क्लाइंट है दे आर वर्किंग ऑन ओरेकल सिस्टम. हियर ओरेकल कैन बी एनी अदर सिस्टम. ओके. दे आर वर्किंग ऑन एनी नॉन एसीपी सिस्टम एंड दे वांट टू implement SAP software in their premises. So this part is a SAP implementation. इसीलिए SAP implementation को इतना importance दिया जाता है क्योंकि as a SAP consultant we don't know how they are doing today and as a client they don't know how to work on SAP. तो यहाँ इनको कुछ भी पता नहीं SAP के बारे में और आपको भी कुछ भी पता नहीं उनके बिजनेस के बारे में. तो इसीलिए जो इम्प्लीमेंटेशन होता है इसमें आपको उसको बिजनेस को समझ के
उनको रिक्वायरमेंट समझ के उनके हिसाब से हमें एसएपी इम्प्लीमेंट करना होता है. दैट्स व्हाई इम्प्लीमेंटेशन इज लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स एज कंपैरेटिवली अदर मेथड्स. ओके. तो मैंने लास्ट लेक्चर में भी यही बोला था, यहाँ तक आई थिंक हमने डिस्कस किया था. तो यहाँ मैंने एक पॉइंट रेज किया था कि आपको क्या करना है जब आप नेक्स्ट लेक्चर के लिए प्रिपेयर होके आएंगे, मतलब जो एक आपके पास होना चाहिए नेक्स्ट लेक्चर में, तो वो होना चाहिए क्लाइंट का नेम. क्योंकि इन आवर कंप्लीट ट्रेनिंग, सो लेट्स कंसिडर, मैंने सिलेबस आपको दी. लेट्स कंसिडर वी आर लर्निंग सब कॉन्ट्रैक्टिंग. ओके. सब कॉन्ट्रैक्टिंग बेसिकली एक प्रोक्योरमेंट होती है. तो सब कॉन्ट्रैक्टिंग में मेरे जो क्लाइंट्स हैं, मैंने जिस क्लाइंट के ऊपर काम किया उसके एग्जांपल देके मैं एक्सप्लेन करूंगा. आपको क्या करना है, आपके पास भी एक वर्चुअल क्लाइंट होना चाहिए. ओके. वर्चुअल क्लाइंट होना चाहिए और उस वर्चुअल क्लाइंट के लिए आपको वो प्रोसेस डिजाइन करनी है हमारे प्रैक्टिस सिस्टम में. ओके. सो दिस विल बी योर टास्क इन एंटायर ट्रेनिंग. इसका बेनिफिट क्या है, देखो एसएपी इज नॉट अबाउट ए सिस्टम जो क्रेडेंशियल्स लेंगे और एसएपी में सिर्फ कुछ कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ये करेंगे, 10वीं 12वीं का बच्चा भी कर सकता है. इट इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स थिंग. मतलब कॉम्प्लेक्स भी है, उसको इसके लिए भी स्टडी करना पड़ता है. बट एज ए एसएपी कंसल्टेंट हमें जो मेन जो हमारी कैपेबिलिटीज है, हमारा जो मेन जो फोकस होना चाहिए वो बिजनेस समझ के वो एसएपी के सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के ऊपर होना चाहिए. तभी आप इम्प्लीमेंटेशन के लिए रेडी हो सकते हो, तभी आप इम्प्लीमेंटेशन के इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हो. ओनली सिस्टम नॉलेज इज नॉट इनफ टू क्रैक द इंटरव्यू. ओके. तो नेक्स्ट लेक्चर में आपके पास क्या होना चाहिए, एक वर्चुअल क्लाइंट होना चाहिए. कौन सा भी लो सकते हो, कौन सा भी लो सकते. ओके. सो कंसिडर यू आर वर्किंग, you are currently working, suppose you are working in Tata Motor, you are working in any mid scale industry, or you are working in MNC, same company you can consider as a client. उसी कंपनी को क्लाइंट कंसिडर करो अगर आप वर्किंग हो. सेकंड केस इज इफ यू आर गैप कैंडिडेट, 2 साल से काम नहीं किया और पहले काम करते थे, उसका आपके पास थोड़ा बहुत नॉलेज होगा तो उसको क्लाइंट कंसिडर करो. या दोनों भी ऑप्शंस में आप नहीं आते, यू आर कंप्लीटली फ्रेशर, गो ऑन गूगल, सर्च ऐसे सर्च मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इन पुणे, सर्च मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एग्जांपल. एक इंडस्ट्रीज लो, एक इंडस्ट्री को सिलेक्ट करो, आपको अच्छा लगता है, उसका वेबसाइट है, उसका प्रोफाइल से वहाँ बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, उनके कस्टमर्स कौन है, उनके प्रोडक्ट्स कौन है, प्रोडक्ट कौन से उनके डायरेक्टर्स वगैरह, वो सभी इंफॉर्मेशन अगर आपको गूगल पे मिलते है, उस इंडस्ट्री को सिलेक्ट करो. और वही कंपनी हम कोशिश करेंगे कि जब रेज्यूमे प्रिपेयर करेंगे एज ए क्लाइंट करके मेंशन करेंगे आप कि इस कंपनी के लिए हमने एसएपी इंप्लीमेंट किया है. नोबडी विल चेक यू हैव इम्प्लीमेंटेड और नॉट, बट यू हैव स्ट्रांग नॉलेज ऑफ दैट क्योंकि हमने ये ट्रेनिंग में सभी लिया है. ओके. तो इतना इंटरव्यू क्रैक करने के लिए काफी है. क्लियर. मैन्युफैक्चरिंग कौन सी भी इंडस्ट्री ले सकते हो, कौन सी भी इंडस्ट्री. क्या सिलेक्ट करने और उसमें उसका मतलब वो अभी पहले सिलेक्ट करो, अभी पहले सिलेक्ट करो. जैसे जैसे टॉपिक्स आगे जाएंगे, सपोज मैंने स्टार्ट किया एमएम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, तो उसमें आपको पता चलेगा कि हाँ मैं एग्जांपल दूंगा, उस एग्जांपल को एसएपी में मैप करूंगा. सेम आपको करना है, आपके एग्जांपल को एसएपी में मैप करना है. सो दैट इज एक्चुअल कंसल्टिंग वर्क. क्या पता नहीं ऐसे फॉर्म सिलेक्ट करेंगे पर सिर्फ सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करके रखो, टॉपिक वाइज वी हैव टू लर्न. ओके. यही हमें वो नेक्स्ट 4 मंथ में करना है. ठीक है. तो ये हुआ बेसिकली आपके एक इम्प्लीमेंटेशन का एनवायरनमेंट, और हम फर्स्ट डे से लास्ट डे तक एक इम्प्लीमेंटेशन का एनवायरनमेंट बना के रखेंगे. सिस्टम शुड बी सेकेंडरी इन ओवरऑल ट्रेनिंग. सिस्टम को भी प्रैक्टिस में लेना है, सिस्टम के ऊपर भी एकदम स्ट्रांग प्रैक्टिस करनी है, बट आपको मेनली कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर फोकस करना है. ओके. नाउ what are the types of projects are there in SAP? First one is a implementation. Implementation को greenfield implementation भी बोला जाता है. That is a full life cycle implementation. मतलब सामने वाली कंपनी अभी नॉन एसीपी पे कुछ भी दूसरी सिस्टम यूज कर रहा है और उनको एसीपी पे शिफ्ट. That is a implementation project or a greenfield implementation. Second one is a support project. Support project मतलब implementation होने के बाद जो यूजर को सपोर्ट दिया जाता है, this is nothing but a support project. तीसरा जो है दैट इज अ माइग्रेशन प्रोजेक्ट या अपग्रेड प्रोजेक्ट या ब्राउनफील्ड इंप्लीमेंटेशन. अगर बिजनेस आज ईसीसी यूज कर रहा है, व्हाट इज द ईसीसी यार. ईसीसी देखो, एसएपी पहले ईसीसी था,
अभी S4 आना है। और भी इसमें कंसेप्ट R3 वगैरह होता है, इतना डेप में जाने की जरूरत नहीं। यू शुड नो ECC एंड S4 आना। ECC पुरानी सिस्टम है, ये 2027 में समथिंग एक्सपायर होने जा रहा है। ओके, सो ऑल businesses are shifting from ECC to S4. Suppose consider XYZ business is there, they are already having SAP ECC and they want to switch on S4 HANA. Okay, so that will be migration project. और अभी इन मार्केट में सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट ये माइग्रेशन ही चल रही है। इसका रीजन ये है कि ऑलरेडी एसीसी बहुत सारे कंपनीज में इम्प्लीमेंट किया है, उनको S4 HANA भी इम्प्लीमेंट होना है, स्विच होना है। सो द माइग्रेशन प्रोजेक्ट विल बी देयर। रोल आउट प्रोजेक्ट को हम प्रोजेक्ट ट्रेनिंग में समझेंगे। ओके, इसको प्रोजेक्ट ट्रेनिंग में सर, तो पहले एटलीस्ट सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन पे फोकस करो। ओके, एनी डाउट हियर? R1 सर्वर सबसे पुराना है ना? हाँ, वो 1980 से 1970 से आएंगे तो वो हिस्ट्री वगैरह उसका कुछ कुछ भी मतलब ही नहीं 1970 डिस्कशन का। to यू शुड नो 19 ECC, यू शुड नो S4, दैट इज इनफ। ओके, एंड मेन योर हेलो। इम्प्लीमेंटेशन। हाँ हेलो सर, या एम आई ऑडिबल सर? हाँ, तो सर अभी खाली अभी हम जो कंपनी के बारे में जो सोच रहे हैं जो तो मतलब अभी खाली कंपनी का नाम सोच के रखना है ना अभी प्रोजेक्ट के लिए? यस, मतलब और उसका नेक्स्ट थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन लेकर रखो, वो नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, उसके डायरेक्टर्स कौन है, उनका यस। प्रोडक्ट्स कौन है, उनको कौन से मार्केट में किधर सेल कर रहे हैं, किधर से प्रोक्योर कर रहे हैं, प्लांट किधर किधर है, रेवेन्यू कितना है। ओके, मैन्युफैक्चरिंग ओके। इंडस्ट्री लोगे तो अच्छा होगा। हाँ हाँ, ठीक है। ओके, ओके ठीक है। सो नेक्स्ट पार्ट इज है, यस। वी हैव 10 मिनट्स, तो यहाँ तक कुछ डाउट्स है? टेल मी। एक और 2 लेक्चर्स लगेंगे एसएपी फंडामेंटल समझने को, बाद में हमारा जो प्रॉपर लेक्चर स्टार्ट होगा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड दोस थिंग्स वी विल स्टार्ट। कल छुट्टी होगा या अल्टरनेटिव डेज मैं एक बार मेरे टीम के साथ चेक करता हूँ इस वीक में रहेगा या नेक्स्ट वीक में, बिकॉज ऑलरेडी लास्ट वीक वी हैव नॉट कंडक्टेड लेक्चर्स। तो इस वीक में अल्टरनेटिव करेंगे या मैं ट्राई करता हूँ नेक्स्ट वीक से रेगुलर लेक्चर्स करेंगे। या इन बिटवीन अगर आपको थोड़ा ओवरलोड होने लगा, प्रैक्टिस को टाइम चाहिए, तो वैसे रिक्वेस्ट रेस कर सकते हैं। ओके, क्योंकि नॉर्मली प्रैक्टिस को टाइम जाता है वो, लेट्स कंसिडर 10 लेक्चर्स पे 15 लेक्चर्स पे, तो पहला भी प्रैक्टिस वो थोड़ा टच रखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि 15 या 20 लेक्चर चल रहा है उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन लास्ट वाला आपका ऑटोमेटिकली वो ये होता जाएगा, इरेज होता जाएगा। अभी ये क्लास जैसे, हेलो, या गणेश टेल मी। अभी क्लास अभी अल्टरनेटिव चलेगा क्या ये? आज अभी होने के बाद कल नहीं होगा क्या ये? फॉर ओनली 1 वीक अल्टरनेटिव डेज। ओके, फ्रॉम नेक्स्ट वीक रेगुलर लेक्चर्स विल ओके। बी देयर। पहले थोड़ा समझने के ऊपर फोकस करो, इनिशियली टाइम लगेगा आपको, तो नेक्स्ट वीक से हम रेगुलर लेक्चर स्टार्ट करेंगे। वैसे भी पहले 2 वीक्स होते हैं वो अल्टरनेटिव डेज होते हैं, ऑलरेडी 1 वीक का है, तो नेक्स्ट वीक से रेगुलर लेक्चर ट्राई करेंगे आप। ओके, और इन बिटवीन अगर आपको प्रैक्टिस के लिए टाइम वगैरह, प्रैक्टिस का इश्यू 2 वीक तक नहीं आएगा, 3 वीक तक भी नहीं आएगा, उसके बाद माइट भी आ सकता है, तब आप रिक्वेस्ट रेज करो कि हमें थोड़ा टाइम प्रैक्टिस के लिए चाहिए, देन वी कैन अरेंज सम डाउट सेशन आल्सो। And I can see only 2 students for offline. What about others? सर नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करूंगा ऑफलाइन आने का। Okay, offline possible है तो offline आ सकते हो। Okay, any other student ओंकार then? ओंकार, you are coming, others? लास्ट लेक्चर में 2 स्टूडेंट्स आए थे, I don't know exact names.
सर मैं आया था। प्रथमेश? मैं आई थी हाँ। आज, वही लेक्चर्स रिपीट था इसलिए ऑनलाइन कर रही हूँ, कल से ऑफलाइन ही आऊंगी। सेम ईयर। ठीक है, मैं एक बार ओवरव्यू लेता हूँ अगर आपको कुछ डाउट्स नहीं है तो। पहले मैंने ये टेल मी। ग्रुप पे डाला था। यस, मैं भी लिंक विल बी देयर, यस लिंक विल बी देयर। ओके, सो पहले हमने सिलेबस देखा। सिलेबस हमारा मेनली 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज एज पर प्रोजेक्ट बेसिक्स, उसके 3-4 लेक्चर्स रहेंगे। उसके बाद कोर ट्रेनिंग रहेगा। कोर ट्रेनिंग को ऑलमोस्ट 3 मंथ्स लगेंगे। ओके, तो कोर ट्रेनिंग के टॉपिक्स से मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ओके, उसके बाद ये आपका प्रोजेक्ट ट्रेनिंग है। ओके, प्रोजेक्ट ट्रेनिंग में पहले जो 4 टॉपिक्स रहेंगे डेडिकेटेड सपोर्ट के लिए। उसके बाद जो रहेगा वो इम्प्लीमेंटेशन को वैसे भी पूरा का पूरा सिलेबस ही करना है। उसके बाद ग्रुप मॉक रहेंगे। ग्रुप मॉक आपके पर्टिकुलर बैच के लिए 10 to 15 रहेंगे। ओके, जितने ग्रुप मतलब मॉक्स में कंप्लीट होगा, 10 में भी हो सकता है, 15 में भी हो सकता है। तो उसके बाद अगर फिर भी आप एलिजिबल नहीं हो या आपकी प्रिपरेशन नहीं हुई है, तो आप नेक्स्ट बैच के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट बैच में आपको ऐड किया जाएगा। ग्रुप मॉक जो भी फैकल्टी लेगी, एनी फैकल्टी कैन कंडक्ट ग्रुप मॉक्स, क्योंकि मोस्टली हम ट्राई करेंगे कि जिसने भी ये पूरा ट्रेनिंग किया है, सपोज मैंने ट्रेनिंग आपका लिया है, तो मैं मॉक्स ना लूँ। ओके, तब मोस्टली मॉक्स मैंने ही लिए, यूट्यूब पे भी आपने देखा होगा। बट ये ट्राई करेंगे। क्या होता है कि जो मैंने पढ़ा है ना, लेट्स कंसिडर मुझे एक्सपेक्टेशन वही रहेंगे। तो माइट भी प्रॉब्लम क्या हो सकता है, जब आप एक्चुअल इंटरव्यू में जाते हो, ऐसा तो कभी नहीं हुआ जिसका पर्सनल मॉक इंटरव्यू क्लियर हुआ है दे हैव क्रैक्ड एक्चुअल इंटरव्यू आल्सो। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई अलग ही इंटरव्यूअर आया, उसका कुछ अलग ही माइंड सेट है, या दिस इज, मैंने पहले बोला, दिस इज नॉट यूनिवर्सिटी एग्जाम, ऐसा कुछ स्टैंडर्ड पेपर स्टैंडर्ड आंसर ऐसा कुछ नहीं होता। अगर कुछ कोई इंटरव्यूअर है, उसने सिर्फ सब कॉन्ट्रैक्टिंग या एसटीओ इस पे या प्राइसिंग प्रोसीजर पे ही काम किया है, सो वो ज्यादा से ज्यादा उस टॉपिक में जाने की कोशिश करेगा। इसीलिए हम ट्राई करेंगे कि रियल एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए मॉक का हम दूसरे ट्रेनर्स को, या मतलब जो दूसरे जो फैकल्टी रहेंगे उनको रिक्वेस्ट करेंगे। ओके, तो ये ग्रुप मॉक का होगा। बाद में पर्सनल मॉक होगा। तो पर्सनल मॉक इन द सेंस 1-to-1 मॉक विल बी देयर। ग्रुप मॉक का परफॉर्मेंस चेक करके आपको एक ग्रुप में ऐड किया जाएगा। ओके, वहाँ आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होता है, आपका अवेलेबल टाइम कब है, कब दे सकते हो, कब तक प्रिपरेशन होगा। तब प्लेसमेंट गाइड जो होंगे हमारे, वो आपको एक इंटरव्यू और असाइन करेंगे, और उसके बाद इंटरव्यू होने के बाद आपका रेज्यूमे वगैरह वो सभी इंडिविजुअल लेवल पे होगा। और उसके बाद में आपका ये रेज्यूमे वगैरह उसमें आता है, देन योर रेफरल प्रोसेस एंड जॉब सर्च प्रोसेस विल स्टार्ट। ओके, तो ये सिलेबस था और जो हमारे स्टेजेस थे ट्रेनिंग के। उसके बाद हमने प्रोजेक्ट बेसिक स्टार्ट किया। प्रोजेक्ट बेसिक्स में वी हैव लर्न व्हाट इज मीन बाय ईआरपी। ईआरपी में मैंने एक डायग्राम एक्सप्लेन किया, और आपको एक जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए एक्सप्लेन किया कि एग्जैक्टली कैसे बिजनेस रन होता है। ओके, देन वी हैव सीन how this ERP, how this department will be mapped into SAP modules, क्योंकि SAP में उसके मॉड्यूल्स होते हैं SAP MM, और we have to pronounce as a SAP only, not as a SAP। ओके, SAP जर्मन में उसका मीनिंग अलग होता है, so we have to, and SAP is a German software। okay, so we have to pronounce as a SAP only। then we have seen what is the implementation। we have seen the two companies will be there, one company will be your implementation partner, one company will be your client। आपको एक client consider करना है, और throughout training we have to consider that client in your individual level। okay, any other doubts regarding experience or whatever apart तो from the इसके जो लेक्चर्स के वीडियोस लेक्चर के जो रिकॉर्डिंग्स रहेंगे ना, वो रिकॉर्डिंग आपको ईमेल पे मिल जाएंगे। ईमेल पे लिंक। ओके।
सर वीडियोस के अलावा कुछ उसके ट्यूटोरियल से कुछ मिलता होगा क्या आपकी तरफ स्टडी से? मटेरियल विल बी देयर। और एक चीज, जितने जितने एक्सेल फाइल्स में आपको एक्सप्लेन करूंगा, ये एक्सेल फाइल आपको खुद से प्रिपेयर करना है। हाँ। एक्सेल फाइल इज नॉट मेड फॉर यू। ओके। वर्ड फाइल जितने रहेंगे, ओके। वर्ड फाइल आई विल शेयर विद यू। वर्ड फाइल आपको स्पेशली आपको प्रिपरेशन के लिए बना है। एक्सेल फाइल में आपको क्यों प्रोवाइड नहीं करता? इसका रीजन है कि एक्सेल फाइल जो आगे जो आएंगे मटेरियल मास्टर या हर एक टॉपिक में जो आएंगे, वो बेसिकली एक कॉन्फ़िगरेशन डॉक्यूमेंट होता है। वो कॉन्फ़िगरेशन डॉक्यूमेंट आपको खुद प्रिपेयर करना है। तो स्क्रीन पॉज करो या खुद उसको लिखो। खुद लिखना है वो, जैसे कॉपी पेस्ट वगैरह ये सब नहीं करना है, खुद लिखना है। ओके। सो दैट विल बी अबाउट योर एक्सेल फाइल। डॉक्यूमेंट जितने रहेंगे, document, word document, I will provide definitions, questions, those things I will provide with you. The way इसके लिए मतलब note down करो. Yes, Excel, you have to prepare the same Excel file with your points. अभी यह मैंने यहाँ क्लाइंट को Oracle Colgate एंटर किया। So you will have Tata Motors or any other industry also. तो ये आपके पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए बनेगा। मैंने यह 4-5 एग्जांपल दिए। You can consider the PwC only. So this company having the location USA, your company can have the another location also. Okay. Service based industry is located in India. इंडिया में से एक डीसी होगी, लेट्स कंसिडर पुणे। डीसी मतलब डेटा सेंटर। ओके, पुणे डीसी। गॉट इट? यस। सर इस ट्रेनिंग में सिर्फ हम एमएम मॉडल पे भी सीखेंगे क्या, और कुछ मतलब थोड़ा बहुत एसडी मॉडल का और फाइनेंस मॉडल का भी सीखेंगे? देखो, मतलब अगर आपने ये सिलेबस में देखा होगा ना, लेक्चर 1 से ही ऑर्ग स्ट्रक्चर वी आर नॉट लुकिंग ओनली फॉर एमएम, एसडी आल्सो एंड एफआईसी आल्सो। तो मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगा क्रॉस फंक्शनल मॉड्यूल भी आपका क्लियर हो जाए। सो हियर यू कैन सी MMSD इंटीग्रेशन। सो एसडी पार्ट विल बी कवर। कस्टमर क्या होता है, कस्टमर कैसे क्रिएट करते हैं, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन या उनके कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं। उसके बाद एडी दिख रहा होगा, एफआई इंटीग्रेशन। सो फाइनेंस इंटीग्रेशन इज कमिंग हियर। सो फाइनेंस पार्ट आल्सो वी आर गोइंग टू लर्न। फाइनेंस मास्टर डेटा आल्सो वी आर गोइंग टू लर्न। एफआईसीओ मतलब फाइनेंस एंड कंट्रोलिंग। या आप देखोगे एमएमपीपी में, एमएमपीपी तो प्रोडक्शन प्लानिंग आल्सो वी आर गोइंग टू लर्न। तो एट द एंड एवन, और ये जो इधर का पार्ट है ये पूरा टेक्निकल का है। टेक्निकल अगर ओके, तो टेक्निकल लॉजिक्स कैसे लिखे जाते हैं, यही स्पेशली इस ट्रेनिंग की खासियत है। प्रोजेक्ट ट्रेनिंग, लॉजिक्स कैसे लिखे जाते हैं, पापी कैसे रन की जाती है, बीडीसी कैसे क्रिएट की जाती है, सॉल्यूशन डिजाइन कैसे किए जाते हैं, ओके, फंक्शनल डिजाइन कैसे किए जाते हैं, टेस्टिंग सिनेरियोस कैसे किए जाते हैं, फ्लो चार्ट कैसे बनाते हैं। ओके, ये सभी चीजें हम प्रोजेक्ट ट्रेनिंग में स्टडी करते हैं। मेनी टेक्निकल थिंग्स विल कम हियर। ओके। यूजर एग्जिट कैसे सर्च करना है, पापी कैसे सर्च करना है। ओके। ओके सर। So, any doubt, please tell me. If no, we'll stop here. तो ठीक है, वैसे भी फर्स्ट लेक्चर आई विल अपलोड ऑन यूट्यूब डायरेक्टली। फ्रॉम सेकंड लेक्चर आई विल शेयर विथ यू इन ईमेल। ओके, सो आई विल स्टॉप हियर। थैंक यू, बाय, गुड नाइट। ओके। बाय सर। थैंक यू। बाय।